सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई का FM गोल्ड चैनल। मैं नम्रता आपके साथ और हमारी सेहत में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राम तैनवाला, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और इनसे हम जानेंगे त्वचा और बालों की आम समस्याओं के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हाय, नमस्ते जी। वैसे आप सभी को बताना चाहूँगी कि आपकी अगर कुछ सवाल हैं, आप कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 22810118, 22810119 और आप फ़ोन करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई फ्यूचर में कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर चाहते हैं कि हम शो करें, डॉक्टर साहब को फिर से इन्वाइट करें हमारे स्टूडियो में, तो ज़रूर आप हमें इस बारे में बता सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmgoldmumbai@gmail.com पर, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पर भी इससे जुड़े मैसेजेस या कमेंट्स डाल सकते हैं। चलिए अब आज के शो की शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब। ज़रूर। सबसे पहले तो देखिए, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं मुंबई में। अब तक शुरू हुई है नहीं हुई है, लेकिन लगभग सीजन तो वही चल रहा है काफ़ी। और गर्मियों में समस्याएं बढ़ जाती हैं त्वचा को लेकर, बालों को लेकर। पहले हम बात करेंगे त्वचा की, स्किन प्रॉब्लम्स। ज़रूर। किस तरह से हम गर्मियों में स्किन का ख्याल रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि जब गर्मियाँ आती है तो हमारे पूरे शरीर को काफ़ी दिक्कतें होती है। तो एक ना सिर्फ स्किन, हमें ओवरऑल स्किन का ध्यान, ओवरऑल बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। तो ना ज़्यादा पानी पीना, फ्रेश फ्रूट्स खाना, ज़्यादा लिक्विड से हाइड्रेट करना, मतलब कर्ड्स हो गए, छाछ हो गए, ये सब चीज़ें आपको रेगुलरली करना है, ताकि आप ओवरऑल बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं स्किन पे हमें क्या ध्यान रखनी है उसके लिए। तो सबसे पहले हम चेहरा धोते किससे हैं, हमें वो देखना है। नॉर्मली हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा केमिकल वाले फेस वॉशेस यूज़ करने की कोशिश करते हैं, जिसमें ज़्यादा झाग और ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस हम ढूंढते हैं। ये हमारे स्किन को और हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी स्किन और डैमेज हो सकती है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जितना माइल्ड और जितना कम फ्रेग्रेंट वाले फेस वॉशेस और सोप्स हम यूज़ करें चेहरे पे, वो अच्छा। दूसरी बात, हम गर्मियों में पसीना और चिपचिप होने की वजह से काफ़ी बार चेहरा धोते हैं, और हमेशा चेहरा धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल ना करें। सादे पानी से ज़्यादा चेहरा धोइए और फेस वॉशेस का इस्तेमाल सिर्फ दिन में 1 या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा करें। और सोडियम लॉरेट सल्फेट एंड पावा जैसी केमिकल्स को अवॉइड करें तो अपने फेस वॉशेस में और सोप्स में, तो आपकी स्किन में डैमेजेस के चांसेस कम होंगे। और उसके अलावा आपको सनस्क्रीन रेगुलरली लगानी चाहिए, भले आप ऑफिस में हो या बाहर हो तो भी। एंड उससे आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी और आपको टैनिंग और बाकी दिक्कतों का कम सामना करना पड़ेगा। एंड प्लस आप उसके अलावा थोड़े एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव एजेंट्स, मतलब कैप हो गया, दुपट्टा हो गया, स्कार्फ हो गए, गॉगल्स हो गए, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके और बेटर प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन समर्स के लिए एटलीस्ट डैमेज नहीं हो। चलिए, ये तो बात हो गई इन जनरल हम क्या कर सकते हैं अपनी त्वचा को, अपनी स्किन को गर्मियों में बचाए रखने के लिए, उसकी जो ग्लो है उसे बरकरार रखने के लिए। आगे और भी कई सवाल होंगे। रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई का FM गोल्ड चैनल। मैं नम्रता आपके साथ और हमारी सेहत में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राम तैनवाला, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और इनसे बातचीत हो रही है स्किन प्रॉब्लम्स और हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में इन जनरल, और ख़ास तौर से गर्मियों के सीज़न में। डॉक्टर साहब, जब गर्मियों की बात आती है तो बहुत ज़्यादा पसीना और पसीने की वजह से होने वाली दांत, खाज, खुजली, ये तो मतलब कॉमन सा हो ही जाता है। तो हाउ कैन वी अवॉइड दिस? इसे हम रोकें कैसे, और अगर हम इससे ग्रसित हैं तो ठीक करने का क्या उपाय है? बहुत ही अच्छा सवाल है एक्चुअली, क्योंकि आजकल ये बहुत ही बड़ा समस्या हो गया है, ना सिर्फ लोगों के लिए लेकिन हम डॉक्टरों के लिए भी। गर्मी आने से क्या होता है, बम्बई जैसे शहर में नमी के वजह से ह्यूमिडिटी पैदा होती है, जिसके वजह से हमारे स्किन में जहाँ पे भी पसीना इकट्ठा होता है, जैसे हमारे बगल हो गया, ग्रॉइंस हो गए, जांघ हो गई, और ऐसी जगहों पे पसीना इकट्ठा होने की वजह से फंगस इन्फेक्शन की शुरुआत होती है, जिसकी वजह से दांत खाज खुजली जैसे आप बोलते हैं, जिसको हम रिंगवर्म या मराठी में नाइटा बोलते हैं, और पिट्रासिस वर्सिकोला जैसी बीमारियों का, जिसको मराठी में शिबल बोलते हैं, ये चीज़ें स्किन में आ जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही खुजली, और फिर ये ना सिर्फ खुद के शरीर पे लेकिन फैमिली मेम्बर्स को भी फैल सकता है। तो आजकल क्या हो गया है, अनफॉर्चुनेटली लोग एक इमीडिएट रिलीफ या
तुरंत समाधान के लिए लोग केमिस्ट के पास या अपने लोकल फ्रेंड के पास या किसी ने यूट्यूब पे या किसी ने कहीं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कुछ डाल दिया, तो ये लोग वो ट्यूब्स उठा के इमीडिएटली लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है उनको इंस्टेंट रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही परमानेंट नुकसान कर सकता है आपकी स्किन पे। इन ट्यूब्स में क्या होता है, स्टेरॉइड होता है, जिसके वजह से अपनी स्किन परमानेंटली डैमेज हो सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपको ऐसी कोई तकलीफ़ हो, आपको एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को, और अगर बाई चांस वो नहीं हो सकता तो एटलीस्ट आपके क्वालिफाइड एमबीबीएस फैमिली फिजिशियन को दिखाना चाहिए और उनसे ही पूछ के कोई ट्यूब लगानी चाहिए। टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर आपको फिर भी श्योर नहीं है कि उन्होंने जो आपको दिया है वो सही है कि नहीं, आप उसके इंग्रेडिएंट्स को गूगल पे चेक कर सकते हो, जो हमारे स्मार्टफोन पे आजकल सबके पास होता है, और उसमें कोई भी ऐसी इंग्रेडिएंट्स हो जिसमें मोमेटाजोल, क्लोबेटाजोल जैसी स्टेरॉइड नामक चीज़ें हो, वो चीज़ें बिल्कुल भी स्किन पे नहीं लगानी है। भले वो आपको इमीडिएट रिलीफ देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके लिए हानिकारक है। अब बात आती है उसको बचाए कैसे। उसके लिए हमें गर्मियों के सीज़न के हिसाब से थोड़े लूज़ कॉटन कपड़े पहनने चाहिए। वो कपड़े हमें बार बार चेंज करने चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंटली धोना चाहिए। जितना हो सके हमारे यंगस्टर्स को इस सीज़न में डेनिम्स, जीन्स, सिंथेटिक मटेरियल्स, लाइक्रा जैसे मटेरियल्स अवॉइड करने चाहिए। और जितना हम डिओड्रेंट, परफ्यूम सिर्फ कपड़ों पे स्प्रे करके फिर पहने और डायरेक्टली इस बॉडी पे ना लगाए, उतना हमारे स्किन को कम डैमेज होता है। और सलाह दूंगा कि अपने डॉक्टर को दिखाए और ना कि सेल्फ मेडिकेट करे, क्योंकि बहुत ही नुकसान और बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है आजकल हमारे लिए भी, क्योंकि लोग ऐसी कंडीशंस में आते हैं जहाँ पे उसके स्किन को नॉर्मल कर पाना हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। चलिए, ये तो एक बहुत ही अहम जानकारी आपने दी, क्योंकि आम तौर से लोग यही सोचते हैं कि भाई अगर ऐसी कोई तकलीफ है तो कोई भी ऐसी क्रीम या कोई ऐसा पाउडर वगैरह वो केमिस्ट से लेकर लगाना शुरू करते हैं और उन्हें आराम भी मिलता है एक हद तक। लेकिन ये बहुत ही अहम जानकारी थी और मुझे यकीन है कि हमारे जो श्रोता हैं बहुत ही समझदार हैं इस मामले में और आपकी दी गई सलाह को जरूर मानेंगे। हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज जुड़े हैं डॉक्टर राम तैनवाला, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और इनसे हमारी बातचीत जारी है, चर्चा जारी है स्किन रिलेटेड और हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी त्वचा और बाल, खास तौर से गर्मियों के मौसम में जो कुछ भी कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे जुड़ी बातें हम कर रहे हैं। और जब गर्मियों की बात होती है डॉक्टर साहब, तो आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये चीज़ जो है ये हम वैसे भी सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि गर्मियों में सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। लेकिन उससे जुड़ी एक समस्या भी है कि जिस तरह से वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन देखा गया है कि आम तौर से जो सनस्क्रीन अवेलेबल है मार्केट में, तो उससे हमारी स्किन थोड़ी ऑयली हो जाती है और उससे फिर होते हैं पिंपल्स और ज़्यादा तकलीफें स्किन पर। तो ये कैसे हम बैलेंस मेंटेन करेंगे, सनस्क्रीन यूज़ भी करें लेकिन ये प्रॉब्लम्स से भी ना जूझें? बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है नम्रता। इसके लिए सबसे पहले जब आप मार्केट में जाते हैं कोई भी सनस्क्रीन खरीदने के लिए, तो आप क्या देखते हैं? आप उसका SPF देखते हैं जी, आप उसका फ्रेग्रेंस देखते हैं, और यहीं पे हम चूक करते जाते हैं, क्योंकि जितना हम ज़्यादा SPF वाला सनस्क्रीन लेंगे वो उतना ही चिपचिपा और उतना ही ग्रीसी हो जाएगा। तो जैसे आप वो एक 50 SPF या एक 70 SPF का सनस्क्रीन लेने जाते हो, वो ऑलरेडी इतना ग्रीसी होता है कि हम एक बार भी लगाए तो हमारा फेस बहुत ग्रीसी हो जाता है। एक्चुअली इंडियन स्किन के लिए, जिनमें मेलानिन की कमी नहीं होती, उनके लिए 20 SPF जितना सनस्क्रीन भी बहुत काफ़ी है। एक हमें जो समझना है कि सनस्क्रीन भले आप 50 SPF का लगाओ, भले आप 20 SPF का लगाओ, दोनों का ही लाइफ, मतलब वो आपके स्किन के प्रोटेक्शन देता है सिर्फ 3 से 4 घंटे तक, उसके बाद उसका असर ख़त्म होने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको हर 4 घंटे से या हर जब भी आपको टाइम मिलता है आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। अगर इसमें आप हायर SPF का सनस्क्रीन लगाने जाते हो तो आपका स्किन और चिपचिपा हो जाता है, तो आप दूसरी बार लगाने के पहले कतराओगे। तो इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि जितना कम SPF रखो, 15-20 SPF का सनस्क्रीन लगाओ, लेकिन बार बार लगाओ, वो आपके स्किन के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपकी स्किन चिपचिपा भी नहीं हो और आपको सन प्रोटेक्शन भी मिले। एंड दूसरा चीज़, हम सोचते हैं कि सनस्क्रीन का काम सिर्फ हम जब धूप में निकले तो ही होता है, लेकिन अगर आप आजकल देखें तो हमारे यंगस्टर्स मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, PCs, UV लाइट्स, हमारे जो LEDs में होती है, इन सब से घिरे हुए हैं, जो खुद भी UV लाइट के सोर्सेज हैं, जिनसे भी UV लाइट प्रोड्यूस होती है। ये भी आपकी स्किन को टैन करते हैं। तो कई लोग हमें बॉम्बे में मिलते हैं जो बाहर ही नहीं निकलते, सूरज उगने के पहले काम पे चले जाते हैं और सूरज ढलने के बाद काम के बाहर आते हैं, लेकिन फिर भी वो सावले होते जाते हैं, फिर भी वो टैन होते जाते हैं, और उन्हें पता नहीं चलता है क्यों, क्योंकि हमारे इंडोर सोर्सेज ऑफ UV लाइट भी उतने ही स्ट्रांग होते हैं। तो हमें घर में रहे या गैस के सामने रहे, उनके तभी भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए।
अभी जब आप बोलते हो सनस्क्रीन लगाना है तो हमेशा धो के फिर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप बेसिक काम कर रहे हो, धूल मिट्टी में ज़्यादा नहीं हो, तो आप डायरेक्टली उसके ऊपर भी सनस्क्रीन लगाओ, तो वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। एंड अगर आप मेकअप लगाते हो, जैसे आप काम पे या रिसेप्शन पे या कहीं पे भी बाहर जाते हो तो आपको मेकअप लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमेशा एक बेस कोट सनस्क्रीन का लगाए और फिर उसके ऊपर आप मेकअप लगाए, ताकि आपको फिर पिंपल्स और ये सब केमिकल्स के रिएक्शंस की प्रॉब्लम्स कम हो। क्या बात है, सनस्क्रीन को देखने का नजरिया ही मेरा चेंज हो गया, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी कि भाई अगर धूप में निकल रहे हैं तो लगाना है, वरना अगर घर पर है या ऑफिस में है तो क्या जरूरत है। एग्जैक्टली इसीलिए आजकल हम इसको यूवी ब्लॉकर्स बोलते हैं, ना सिर्फ सनस्क्रीन बोलते हैं, क्योंकि ये एक पुराने ज़माने में सन वाज द ओनली सोर्स ऑफ यूवी लाइट, जी। बट थैंकफुली आजकल बिकॉज ऑफ आजकल हम इसका यूवी ब्लॉकर्स बोलते हैं। चलिए, अब सनस्क्रीन क्यों ज़रूरी है और घर में भी उसे लगाना चाहिए, इनफैक्ट रेगुलर उसे यूज़ करना चाहिए, ये तो आपने बता दिया। लेकिन जब बात आती है बच्चों की, तो क्या उनके लिए सनस्क्रीन ज़रूरी है, क्योंकि वो भी तो एक्सपोज होते हैं घर में एलईडीज और फोन्स और टीवी से। सनस्क्रीन बच्चों के लिए ज़रूरी है अगर वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड आवर्स तक बाहर रहे, या उनको अगर स्किन सेंसिटिव होना या स्किन की एलर्जीज है सनस्क्रीन यूवी लाइट से, तो मैं सलाह देता हूँ कि जब बच्चे वेकेशन पे जाते हैं या बच्चे कोई फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, गार्डन में खेलने जाते हैं, सिर्फ तभी उन्हें सनस्क्रीन लगाइए। और बच्चों के लिए एक अलग सनस्क्रीन आती है जिसको हम फिजिकल सनस्क्रीन बोलते हैं, जो माइक्रोनाइज जिंक ऑक्साइड से बनती है, जिसमें केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ताकि उनके स्किन को नुकसान नहीं पहुँचे, और वो 8 साल के बच्चों के ऊपर कोई भी बच्चा लगा सकता है। तो ये जो आपने जो बच्चों के लिए खास तौर से जो सनस्क्रीन बताई है, तो ये मेरे ख्याल से कॉस्मेटिक स्टोर्स में तो नहीं मिलेगी, इसे मेडिकल से लेना पड़ेगा। आपको कोई भी कॉस्मेटिक में भी मिल जाए, लेकिन आपको इंग्रेडिएंट्स में देखना पड़ेगा कि उसमें लिखा हो कि फिजिकल सनस्क्रीन हो और उसमें माइक्रोनाइज जिंक ऑक्साइड ये इंग्रेडिएंट्स हो, तो ये आपके। माइक्रोनाइज जिंक ऑक्साइड, यस। ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। ये तो मतलब सनस्क्रीन को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या थी जो मैं खुद भी फेस करती थी, इसलिए मैंने कई बार तो सनस्क्रीन लगाना ही छोड़ दिया। लेकिन अब जब डॉक्टर साहब ने इस तरह से बताया है, तो अब हम ज़रूर बिना किसी टेंशन के सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों की जब बात आती है तो सिर्फ त्वचा ही नहीं, बल्कि जो हमारे बाल हैं, जो हमारा स्कैल्प है, उसमें भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा पसीना आता है। उसकी वजह से धूल मिट्टी और वो ग्रीसी हो जाते हैं बाल, तो ज़्यादा धोने पड़ते हैं। मतलब बारिशों या ठंडियों की अपेक्षा हम गर्मियों में ज़्यादा अपने बालों में शैम्पू लगाते हैं। तो इससे क्या मतलब कितना सही है ये बार बार शैम्पू लगाना, या किस तरह से लगाना सही है? बम्बई की ये बहुत ही बड़ी समस्या है कि हम कुछ भी पहनते हैं, हेलमेट या दुपट्टा, या हम बाहर से आते हैं, तो हमें बार बार ये पसीना और फिर बाल में स्मेल आना, चिपचिपा होना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। एंड स्पेशली महिलाओं को ये दिक्कतें ज़्यादा आती है क्योंकि उनके बाल लंबे होते हैं, तो उनको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि वो रोज़ बाल धोए। इसके लिए एक हम बोलते हैं कि शैम्पू जो आप यूज़ करते हो, जितना अगेन माइल्ड एंड कम फ्रेग्रेंट वाला शैम्पू यूज़ करें उतना अच्छा। कमर्शियल शैम्पूज़ का एक ही दिक्कत होता है कि वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए उसमें काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस, काफ़ी सारे ब्रांड एक्टर एक्ट्रेसेस को यूज़ करके आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा बार वो शैम्पू लगाए वो उतना डैमेज करती है। हाँ, अगर आप हफ्ते में 2 बार, 1 या 2 बार तक उसके शैम्पू, कोई भी शैम्पू यूज़ करो, तो आपके बालों को अगर नुकसान नहीं करेगा। अगर आप एटलीस्ट 4 घंटे पहले तेल लगाए सर पे, तो हम बोलते हैं कि कोई भी सादा तेल, जैसे प्लेन नारियल तेल हो गया, कोई भी ब्रांड ले लो, बट कोई भी प्लेन नारियल तेल या आलमंड ऑयल हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया, आप वो लगाए, ओवरनाइट लगाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो एटलीस्ट 4 घंटे पहले लगाए बाल धोने के, ताकि वो आपके बालों के ऊपर एक परत बना देती है, ताकि जब ये शैम्पूज़ आप करें तो वो शैम्पू से आपके बाल और डैमेज ना हो। एंड जितना कम धोना पड़े उतना अच्छा। तो हाँ, अगर पॉसिबल हो तो बाकी के दिनों पे, स्पेशली लड़कों के लिए जो थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, जो रोज़ धोना चाहते हैं, हम बोलते हैं कि प्लेन वाटर से धोइए। साबुन सर पे बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सर पे साबुन बाल को और डैमेज करता है। एंड SLS एंड पाबा जैसी इंग्रेडिएंट्स को हमें शैम्पूज़ में अवॉइड करना चाहिए, जो आपके शैम्पूज़ को और हार्श बना देता है। तो शैम्पू, जैसे आपने कहा कि तेल लगाना चाहिए शैम्पू लगाने से पहले, और कहते हैं कि शैम्पू मतलब 1 बार या 2 बार, मतलब ज़्यादा नहीं, 1 ही बार लगाइए, जितना कम, जैसा आपने कहा। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अभी जब मैं माइल्ड शैम्पू लगाने बोलता हूँ तो लोग क्या करते हैं कि वही माइल्ड शैम्पू
2-3 बार लगाते हैं ताकि वो बालों का तेल निकले। वो बोलते हैं कि डॉक्टर उसमें से तेल नहीं निकलता है तो मुझे बार बार शैम्पू करना पड़ता है। इस समस्या को हल करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि आप वो जैसे आइडियल तरीका शैम्पू लगाने का है कि आप थोड़ा शैम्पू लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए तो वो डाइल्यूट हो जाता है। उसका रफली 30-40% आप पहली बार लगाइए सर पे, जब भी वो झाग नहीं बनाएगा। वो झाग ट्राई कीजिए थोड़ा बाल पे सब जगह फैलाने के लिए, 1 मिनट 1 मिनट रख के फिर उसको आप रिंस कर सकते हैं, या तो उसी के ऊपर आप एक और कोट लगा सकते हो जो बाकी का शैम्पू है उसका। फिर उसमें थोड़ा बेटर लादर बनता है, बेटर झाग बनता है, ताकि आपको भी सेटिस्फेक्शन आता है। शैम्पू कम यूज़ होता है तो आपके बालों पे वो डैमेज कम करता है। और शैम्पू के बाद कंडीशन करना कितना ज़रूरी है? अगर आप रात को तेल लगाते हो तो आपको, और माइल्ड शैम्पू यूज़ करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कंडीशनर का काम करता है। नहीं तो आप एक और केमिकल लगा रहे हो बालों पे, उसी को डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए आप एक और केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो और वो और डैमेज कर सकता है। अगर आपके बाल फिर भी बहुत डैमेज्ड हो तो आपको लीव ऑन सीरम्स आती है जो सिलिकॉन बेस्ड होती है, आप वो लगा सकते हो, या कोई भी माइल्ड कंडीशनर, अगेन जितना कम लगाए उतना अच्छा, वो लगा सकते। बट जनरली ये जब लोग ज़्यादा स्ट्रेटनिंग, आयनिंग, कलरिंग और ये सब चीज़ें करके बालों को डैमेज करते हो, रूखे बना देते हैं, उनको ज़्यादा ये दिक्कतें आती है। तो यानी कि सही तरीका वही जो हमारी दादी नानी सिखाया करती एग्जैक्टली, थी। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। पहले तेल लगाओ अच्छी तरह, उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से हम अपने बालों को साफ कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। ज्यादा कंडीशनर और ज्यादा केमिकल्स की जरूरत नहीं। हमारे दादियों के टाइम पे कंडीशनर नहीं थे, फिर नहीं भी थे। उनके बाल बहुत अच्छे थे बिल्कुल। इसी रीजन की वजह से। चलिए आगे और भी ऐसी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और गीत का। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। मैं नम्रता आपके साथ, और साथ है हमारे डॉक्टर राम तैनवाला, जिनसे बातचीत हो रही है त्वचा और बालों की आम समस्याओं के बारे में। शैम्पू की जब बात आती है डॉक्टर साहब, तो अक्सर हम देखते हैं कई सारे टीवी एड्स में या कई शैम्पूज ये क्लेम करते हैं कि वो बालों का गिरना रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है या कहाँ तक पॉसिबल है? अगर आप ध्यान से वो एड्स देखें तो वही एड्स में एक छोटा सा एक एस्ट्रिक लगा रहता है और नीचे वहाँ पर लिखा रहता है फॉर ब्रेकेबल हेयर ओनली। इसका मतलब है कि एक्चुअली शैम्पू लगाने से ना आपके बाल उग सकते हैं ना आपके बाल गिर सकते हैं, ये सिर्फ आपके बाहर के बालों की देखरेख कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो जड़ों की रिलेटेड है। आपके बाल जो गिरते हैं, आपके जड़ें वीक हो जाती है, उसके वजह से गिरते हैं। दैट इज़ 99% ऑफ द टाइम्स जिसके वजह से बाल गिरते हैं। और जब जड़ें वीक होती है तो उसका मेन कारण होता है न्यूट्रिशन या खाने में कमी की वजह से। अब इनवेरिएबली लोग बोलेंगे कि हम तो अच्छा खाते हैं, हम तो सब कुछ खाते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि मेरे शरीर का एक सिंपल सा नियम है कि पहले जो मुझे खुराक मिलेगा मैं उसे अपने एसेंशियल ऑर्गन्स, मतलब हार्ट, लिवर, लंग, किडनी, आइज़, ब्रेन, पहले इनको सुधारने में या इनको चलाने में यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद जो बचा कुचा एनर्जी है वो बालों को, स्किन को, नाखून को, जिसको हम एक्सेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं, उसके पास जाता है। इसीलिए जब आप बीमार पड़ते हो तो आपके बाल गिरते हैं, आपकी स्किन मुरझा जाती है, आपके नब डल लगते हो। अब जब आप उपवास करते हैं या डाइटिंग करते हैं, जिसको आजकल मॉडर्न उपवास बोलते हैं, या प्रेगनेंसी के बाद लोगों के बाल गिरते हैं, लोगों की स्किन थोड़ी डल होने लग जाती है, क्योंकि हमारे मांगे बढ़ जाती है और हमारा इनपुट, मतलब इनटेक ऑफ खाना कम हो जाता है। दूसरी, हम क्या खाते हैं वो बहुत मैटर करता है। स्मार्ट खाइए। लोग बोलेंगे अगर मैं ज़्यादा खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, और हम बोले कि आप अगर आप मोटे हैं तो आप क्या करते हो, तो मैं डाइटिंग करती हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं रहता। ये बम्बई की बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि हम सब प्रैक्टिकल लाइफ में भाग रहे हैं इधर से उधर और हमें टाइम नहीं है कुछ और करने के लिए। हम बोलते हैं कि स्मार्ट खाइए, तो आप भले अपना राइस मत खाइए लेकिन आपको दाल पीना चाहिए। आप भले चपाती या रोटी जो भी लेते हो थोड़ा कम लीजिए, लेकिन भाजी सब्जी की क्वांटिटी बढ़ाइए। रोज़ का चाय कॉफ़ी के बदले थोड़ा दूध लस्सी लीजिए, थोड़ा वड़ा पाव के बदले थोड़ा सैंडविचेस लीजिए, थोड़ा उसमें कुछ सेंसिबल चीज़ें आए, थोड़ा फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाइए। ट्रैवलिंग के टाइम पे जब हम आधे टाइम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, हम क्या करते हैं, एक वड़ा पाव खा लेंगे या एक कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे। उसके बेटर अब आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स रखिए, आप थोड़ा फ्रूट्स खाइए। तो ये सब चीज़ें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होती है जो हमारे जड़ों में जब जाती है तो जड़ों को मजबूत करती है, जिसके वजह से आपके जो बाल आएंगे वो अच्छी क्वालिटी के आएंगे और वो अच्छी लंबे टिकेंगे। तो जब आप खाने की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो कोई ऐसे कुछ स्पेसिफिक फूड्स या सुपर फूड्स जिसे आजकल हम कहते हैं, हाँ। जो हमारे
खास तौर से बालों के लिए ही अच्छा हो? आई एम वेरी ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन नम्रता, बिकॉज ये बहुत ही लोग बोलते हैं कि डॉक्टर आप मुझे बता दो क्या खाना है, मैं वही खाऊंगी, मुझे मेरे बाल चाहिए। बट हमें ये समझना है कि मेरे बालों को सब कुछ चाहिए। तो ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है कि हाँ ऑफकोर्स प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, लेकिन ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है कि मैं बोलूँ कि ये मुझे बालों को नहीं चाहिए। तो आप जो भी खाए अच्छी मात्रा में खाए और अच्छी वैरायटी में खाए। तो सारे फ्रूट्स, देयर इज़ नो बेस्ट फ्रूट, देयर इज़ नो बेस्ट वेजिटेबल विच इज़ गुड फॉर योर हेयर। यू नीड टू ईट एवरीथिंग। इसलिए कुदरत ने अलग सीज़न में अलग फ्रूट्स बनाए हैं, अलग वेजिटेबल्स बनाए हैं। हमें उन सब चीज़ों का मज़ा लेना चाहिए और उसको भरपेट अच्छी तरह से खाना चाहिए। और जितना हम उसको नेचुरल तरीके से खाए उतना अच्छा, और उतना आपके बालों को और अपने स्किन को अच्छा करने में मदद करती है। चलिए, एक और इम्पॉर्टेंट टिप आप लोगों को, एक और चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज आप लोगों के जो सवाल हम तक पहुँच रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही कॉमन सवाल है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। और जो बातें, जो टिप्स डॉक्टर साहब हमें दे रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि इन बातों पर आम तौर पर हम ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते। डॉक्टर साहब, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे शो पर, और बातों का सिलसिला हम जारी रखते हैं। बालों की समस्या हम डिस्कस कर रहे थे अभी ब्रेक पर जाने से पहले, और बालों की जो एक और कॉमन सी समस्या है बाल गिरने के अलावा, वो है गंजापन। तो गंजापन की जो समस्या है, गंजेपन की जो समस्या है, इस बारे में आप क्या, कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट बात हमें, हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? गंजापन मतलब बॉल्डिंग, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं जी। ये एक हमें समझना है कि ये सिर्फ खानदानी तौर पे नहीं आता है। तो कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर मेरे पिताजी के सर पे अभी भी बाल है तो मैं क्यों गंजा हो रहा हूँ। तो एक हमें समझना है कि ये बहुत ही अलग अलग कारणों की वजह से भी हो सकता है। एक ऑफकोर्स है खानदानी, मतलब जो हम जेनेटिक फैक्टर बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा लाइफस्टाइल, मतलब हमारा स्ट्रेस लेवल्स, हमारा ईटिंग हैबिट्स, हमारा स्लीपिंग हैबिट्स, हमारा फिजिकल हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ जिसे हम बोलते हैं। तीसरा होता है एडिक्शंस, स्पेशली स्मोकिंग या धूम्रपान और तंबाकू। ये दोनों के सेवन से डेफिनेटली गंजापन और फास्ट होता है और ज़्यादा मात्रा में होता है, ये हमने पाया गया है। और चौथा कारण हो सकता है हार्मोनल चेंजेस, जो ज़्यादा औरतों में पाया गया है, जिसके वजह से भी गंजापन कॉमनली हो सकता है। गंजेपन की आगे बात करें तो गंजापन मतलब बाल पतले होना, जिसके वजह से फिर हमारा टाल या वो माथा बोलते हैं वो पीछे सरकने लग जाता है और हमारा हम बोलते हैं कि हम ओल्ड दिखने लग जाते हैं, बूढ़े दिखने लग जाते हैं। इसको आप जितना जल्दी पहचानें और इसको हम जितना जल्दी उसके लिए इलाज करें, उतना आपका कम दवाइयों से और कम खर्चे में एफआई से इलाज हो सकता है। इसके स्टेजेस होते हैं हमारे मेडिकल लैंग्वेजेस में, जिसको आप अगर आपके डॉक्टर को जाके दिखाए तो आपको बता दे कि आप कौन से स्टेज के गंजेपन में आते हो, और उसके हिसाब से वो आपको दवाइयाँ या लिक्विड दे लगाने के लिए, जो बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। और अगर आप लॉन्ग टर्म में लगाए तो आप और गंजापन होने से रोक सकते हो, और कुछ हद तक बाल आप वापस भी ला सकते हो, जिससे आप आगे जाके जो हम हेयर ट्रांसप्लांट सुनते हैं आजकल, उससे बच सकते हैं। यही चीज़ अगर आप कोई लेटर स्टेजेस में आते हो कि आपके ऑलरेडी थोड़े लेट हो गए हैं और आपके काफ़ी हद तक बाल चले गए हैं, तो आजकल हेयर ट्रांसप्लांट हमारे देश में काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड्स में होते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है और साइड इफ़ेक्ट्स की संभावनाएं बहुत ही कम है। लोग एक ज़माने में बाहर जाते थे हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, हम सुनते थे कि ये फलाना एक्टर वहाँ गया है, फलाना एक्टर यहाँ गया है हेयर ट्रांसप्लांट कराने, लेकिन आज लोग बाहर से यहाँ आ रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, क्योंकि वही सुविधाएं हैं, वही टेक्निक है, और बहुत ही कम खर्चे में हमारे देश में भी बहुत आसानी से हो जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद भी आपको वो जो बाल डाले हैं उसको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट कर दिए तो आपकी कहानी ख़त्म हो गई, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो शुरुआत से ही जल्दी उसका इलाज करें ताकि वो ज़्यादा जल्दी कंट्रोल में रहे, और फिर आपको ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट या कोई भी ऑप्शन की तरफ नहीं जाना पड़े। दूसरी और भी काफ़ी हमारे पास प्रोसीजर्स है, जिसको हम PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं या मीसोथेरेपी बोलते हैं, जो आपके डॉक्टर आपको सलाह दे सकते हैं आपके नॉर्मल दवाइयों के साथ में करने के लिए, जिससे आपके बालों की स्ट्रेंथ और क्वालिटी और ज़्यादा सुधरे। ये सब जानकारी अगर आपके क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, जो एक
ट्राइकोलॉजिस्ट भी हो उनको जाके दिखा सकते हो, और वो आपको आपके इंडिविजुअल तरीके से, मतलब आपका क्या स्टेटस है उसके हिसाब से आपको सलाह देंगे कि आपको कौन सी दवाई और कैसे लगानी है। और उसको अगर आप फॉलो करो, ना कि आपके बाजू वाले या ना कि आपके पार्लर वाले को सुन के आप करो, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सेफ़ और आसान सुविधाएं मिल जाती हैं। के साथ और डॉक्टर राम तैनवाला हैं हमारे साथ स्टूडियो में। इनसे हम जान रहे हैं बहुत सारी अहम बातें बालों को लेकर, त्वचाओं को लेकर। अब आखिर में, क्योंकि 6:26 हो चुके हैं, तो आखिर में जाने से पहले डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। ज़रूर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब हम बुजुर्ग होते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग जो होते हैं, तो उनकी जो स्किन होती है वो ढीली पड़ जाती है, बहुत सारे रिंकल्स की समस्या। और आजकल तो देखा गया है कि पोल्यूशन और ये यूवी रेस कह लीजिए या सन की वजह से कह लीजिए कि काफ़ी यंग एज से ही ये सारे सिम्टम्स त्वचा पे नज़र आने लग जाते हैं। क्रो फीट होता है आँखों के साइड में, या त्वचा बेजान सी लगने लगती है। इन सब को कैसे टैकल करें? इनको टैकल करने के लिए पहले हमें समझना है कि जब हम कोई भी दो लोगों को जो समान वर्ष के हैं, मतलब आप कोई भी एक 40 वर्ष की दो महिला को देख ले, उन दोनों का सेम एजिंग नहीं होता। क्योंकि एक होता है अंदरूनी तरीके से स्किन ढलना, और एक होता है उन पे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो काम करते हैं। तो एक हमारे क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स है, मतलब हम कितना उसको केमिकल से और धूप से और बाकी चीज़ों से डैमेज करते हैं या उससे बचाते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा होता है हमारा खान पीन, हमारा हेल्थ कैसा है, उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपका एजिंग कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है। पहले आते हैं प्रिवेंशन की ओर कि आप कई बार मुझे पूछा जाता है कि एंटी एजिंग क्रीम्स लगाने का बेस्ट टाइम कौन सा है। हम बोलते हैं कि आप जितना जल्दी चालू करो उतना अच्छा, क्योंकि एज वी ऑलवेज सेड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो आप जितना उसको प्रिवेंट करोगे उतना आपको बाद में उससे कम झेलना पड़ेगा। तो प्रिवेंशन हम बोलते हैं कि आपके नॉर्मली एक 35 ईयर एज के बाद आपकी स्किन अचानक से ढलने लग जाती है। आप अचानक से नोटिस करते हो कि 35 के बाद अचानक से मुझे झुर्रियाँ दिख रही है, मुझे स्किन डल हो रही है, लूज़ हो रही है। लेकिन ये प्रोसेस एक दिन में चालू नहीं हुआ है। ये प्रोसेस पिछले 7-8 साल से धीरे धीरे आपके स्किन पे हो रहा है। जो हमें दिख नहीं रहा है वो माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है, और हम अचानक से फिर जब उसको दिखने लग जाते हैं तब तक हमारा 40% एजिंग प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है। इससे बचने के लिए ऑफकोर्स सनस्क्रीन हमारे लिए बेस्ट एंटी एजिंग है, क्योंकि सनस्क्रीन विल मेक इट प्रिवेंट इट फास्टर। अलॉन्ग विद दैट रेटिनॉल बेस्ड और एस्कॉर्बिक एसिड बेस्ड क्रीम्स होती है, जो आप अगर अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से लगाओ तो उसको प्रिवेंट करने में मदद करती है। अब बात करते हैं जो ऑलरेडी बन गए हैं लाइंस, उनके लिए हम क्या करें। तो उनके लिए बहुत ही सिंपल, सेफ और इफ़ेक्टिव तरीके होते हैं, जैसे कि बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स, जो बहुत ही कम खर्चे में आपको बहुत ही नेचुरल लुक देता है, और आपको आपके वापस आपको 5-10 साल पहले का लुक दे सकता है जो आपका हो चुका है। इन सब चीज़ों के लिए आपको आपके नज़दीक के स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, जो आपके स्किन के हिसाब से आपको सलाह दे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, और उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतना समय निकाल कर स्टूडियो आए और इतनी सारी अहम जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने दी। माय प्लेजर। आगे भी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि क्योंकि बहुत सारे सवाल हमें आए हैं हमारे श्रोताओं की तरफ से, तो ये तो आज हमने एक जनरल टॉपिक लिया, लेकिन आगे हम स्पेसिफिक एक एक डिसऑर्डर या एक एक प्रॉब्लम को लेकर उसके बारे में हम आपसे बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे, और आशा है कि आप इसमें हमारा पूरा सहयोग करें। ज़रूर, आप कोई भी अपने श्रोताओं के हिसाब से अपने सवाल इकट्ठा कीजिए और हम आगे उसका टैकल करेंगे। जी बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ख़त्म करते हैं बातों का सिलसिला डॉक्टर राम तैनवाला के साथ।